सो स्टार्ट कर रहे हैं आज की क्लास। अभी लास्ट क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 15 तक कर लिए थे, वो सेटल क्लास हुई नहीं। 16 17 क्रॉस है। 18 से आज आपका होमवर्क स्टार्ट होगा और हम रेंडमली क्वेश्चन ले रहे हैं 28 जिसमें ज़्यादा पॉइंट्स हैं, ज़्यादा एडजस्टमेंट्स हैं। इफ यू रिमेंबर ये सेम क्वेश्चन हमने फंड फ्लो में भी किया था और ये क्वेश्चन 2 बार आता है किसी भी चैप्टर में। एक बार ये एडजस्टमेंट्स होती हैं, एक बार इतनी सेम एडजस्टमेंट्स होती हैं, बीच में वेंडर केस आ जाता है, वो भी आपको मिलेगा। ऐसे आगे थोड़ा सा आगे जाओगे तो ये सेम क्वेश्चन फिर रिपीट होगा विद वेंडर केस। ओल्ड बुक्स में तो रिपीट होता है, न्यू बुक्स में भी कहीं ना कहीं होगा। है यस, यहाँ पे है 37 क्वेश्चन, न्यू बुक्स में 37 है। तो मैं आपको पहले 28 करवाता हूँ, फिर 37 क्वेश्चन भी कर लेंगे, है ना। और आपको आज क्वेश्चन सेलेक्ट करके दे देंगे कि आपको एज ए होमवर्क कितने करने हैं। तो अब आपकी 3-4 क्लास में चैप्टर और हो जाएगा आगे। सो स्टार्ट करते हैं। ये ओल्ड बुक्स का नंबर है 13, क्योंकि पहले ओल्ड बुक्स में शॉर्ट क्वेश्चन नहीं होते थे। जो स्टार्टिंग में 15 क्वेश्चन किए ना हमने, और आप एग्जैक्टली देखोगे 15 + 13 28 बन गया। ऑलमोस्ट वो क्वेश्चन नहीं है ओल्ड बुक्स में। तो क्वेश्चन नंबर 28 है, अबाउट उतनी क्वेश्चन का डिफरेंस है, नॉट एग्जैक्ट। तो स्टार्ट करते हैं। कैश फ्लो स्टेटमेंट अगर बनाओगे, ऐसे नहीं करना। यू हैव टू डू ऑन योर नोटबुक्स। टेक 2 पेजेस न्यू, आमने सामने। लेफ्ट साइड पर प्रोफार्मा ड्रॉ करो कैश फ्लो स्टेटमेंट का। 2 कॉलम प्रोफार्मा होता है आपके सामने बिल्कुल। कैश फ्लो स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड, जो भी लेटेस्ट बुक्स में ईयर है 31 मार्च 2021 लिखो। कैश फ्लो स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021। और एक पर्टिकुलर्स का कॉलम मेन और 2 कॉलम साइड पे रुपीस के। पहले वाले कॉलम में प्लस माइनस होगा और सेकंड कॉलम में आंसर रहेंगे, तीनों एक्टिविटीज का आंसर आएंगे। और अभी हम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 के हिसाब से नहीं बना रहे, देखा जाए तो। जब आपने ये चैप्टर +2 में किया था कैश फ्लो स्टेटमेंट, तब कंपनीज की बुक्स थी। जब हमारी बुक का नेम था एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वो कंपनीज की बुक्स होती थी। अभी हम मैनेजमेंट काउंटिंग कर रहे हैं। मैनेजमेंट काउंटिंग सोल ट्रेड पार्टनरशिप कंपनीज किसके लिए हो सकती है, तो हमारे ऊपर ज्यादा रूल्स अप्लाई नहीं होते यहाँ पे अब। और वैसे भी हम ये किसी, जब हम ये कंपनीज एक्ट में बनाते हैं तब तो हम ये एनुअल रिपोर्ट के साथ पब्लिश भी करते हैं। अभी तो हम अपने मैनेजमेंट पर्पज के लिए कर रहे हैं। तो इसलिए जैसे आप +2 में देखते थे, पहले हम वर्किंग नोट में जाते थे और वहां से नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्सेशन एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स निकालते थे। तो वैसे करने वैसे कर लो आप, नहीं तो डायरेक्टली यहाँ भी कर सकते हो, है ना। तो अभी एक बार यहीं से स्टार्ट करते हैं जैसे आपके सामने है। और वर्किंग नोट्स उसके बनेंगे जो आपको बताइए। प्लांट एंड मशीनरी काउंट, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, है ना, इन्वेस्टमेंट काउंट, वो प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, उससे आपको आते हैं, वैसे बनेंगे। हमने बहुत अच्छे से फंड लॉ में समझा था उन सब चीज़ों को। 6 लेक्चर्स लगे थे आपके ऑफलाइन बैक टू बैक। तो वो सब चीज़ें वही हैं, क्योंकि तब मैंने इसलिए प्रॉपर कराया था कि ये 2 चैप्टर से यूज़ होगा, तब कहा भी था आपको। तो कैश फ्लो में हमारा टाइम नहीं लगने वाला ज़्यादा। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021 ये लिख देना आपने। उसके बाद फर्स्ट हेडिंग लिखो कैश फ्लोज फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। एक एक पॉइंट जो हम डिस्कस करेंगे एडवांस में लिखना। कैश फ्लोज फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। अब देखो डिफरेंस कितना है आपके सरप्लस का। 50। अब सरप्लस के कई नेम्स होते हैं, या तो सरप्लस होता है या कई बार ना हमें रिजर्व्स एंड सरप्लस देते हैं सीधे। ये बता दें रिजर्व्स एंड सरप्लस में क्या क्या है, तो फिर एटलीस्ट सरप्लस होता ही है। तो हम रिजर्व्स एंड सरप्लस का डिफरेंस देख लेते हैं। तीसरा इसका नाम होता है रिटेन्ड अर्निंग। रिटेन्ड अर्निंग के नेम से दिया हो सकता है ये आपको। प्रॉफिट एंड लॉस के नाम से दिया हो सकता है। बैलेंस शीट में नेम्स बता रहा हूँ, एक रिजर्व्स एंड सरप्लस या सरप्लस पर्टिकुलर, दूसरा रिटेन्ड अर्निंग, तीसरा
प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन, या फिर सीधा दिया होता है जर्नल रिजर्व बस। तो फिर हम जर्नल रिजर्व का डिफरेंस ले लेते हैं, क्योंकि हम ये मानते हैं फिर प्रॉफिट कहाँ चला गया, जर्नल रिजर्व में, क्योंकि रेवेन्यू रिजर्व, जर्नल रिजर्व भी प्रॉफिट एंड लॉस के नेम्स हैं। लेकिन ये प्रायोरिटी वाइज है जो होता है मैंने। पहला आपका टारगेट होगा सरप्लस को ढूंढना, अगर सरप्लस गिवन नहीं है तो रिटेन अर्निंग गिवन होगा, है ना। तो ऐसे आपको देखना है। अब आपके पास बैलेंस शीट दी हुई है और आपको रिजर्व्स एंड सरप्लस में जर्नल रिजर्व भी है। ओल्ड बुक्स में देखो यही है बैलेंस शीट, नहीं तो मैंने जो पिक शेयर की है आपने उसको देखना है। अगर ये अगर पिक के साथ मैच नहीं करता ओल्ड बुक का प्रेजेंटेशन, तो फिर ओल्ड बुक को छोड़ दो, पिक को ओपन कर लो और उसमें से देखो सब लोग, रिजर्व्स एंड सरप्लस, जनरल रिजर्व 30,000 25,000, लेकिन उल्टा बोल दिया मैंने, सॉरी। पहले मुझे 2020 को रीड करना है क्योंकि ईयर्स उल्टे दिए हैं। ये बात आपको फंड फ्लो कैश फ्लो दोनों चैप्टर में बहुत अच्छे से समझनी है, और सर्कल लगा देना है 2020 पे, पेंसिल से सरप्लस सर्कल लगा दो। आपको 2020 पहले दिखना चाहिए। तो 25,000 30,000, ऐसे ही सरप्लस का डिफरेंस है 15,250 एंड 15,300। तो हम क्या करेंगे, हम किसका डिफरेंस लेंगे, सरप्लस का। तो लिखो डिफरेंस इन सरप्लस काउंट, जो मैं बोल रहा हूं वैसे लिखना है, डिफरेंस इन सरप्लस अकाउंट। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का पहला स्टेप क्या है, डिफरेंस इन सरप्लस काउंट, दैट इज प्रॉफिट फॉर द ईयर। ऐसा लिख सकते हो, प्रॉफिट फॉर द ईयर। ये हम पहले वर्किंग नोट में बनाते थे ऐसे, ठीक है जी। और यहाँ स्टार्ट कर लो। अब डिफरेंस का मतलब क्लोजिंग माइनस ओपनिंग। तो क्लोजिंग बैलेंस कितना सरप्लस का, 15,250, नहीं सॉरी क्लोजिंग 15,300। हाँ, ब्रैकेट में लिखो 15,300 माइनस 15,250, 50 रुपीज। ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट होगा हर क्वेश्चन का, जहां आप सरप्लस का डिफरेंस लोगे। और हमेशा क्लोजिंग माइनस ओपनिंग करने, चाहे क्लोजिंग कम हो। अगर क्लोजिंग कम है तो लॉस हो गया, सिंपल सी बात है, फिर नेट लॉस लिख दोगे आप। लॉस फॉर नेट वर्ड भी नहीं, लॉस फॉर द ईयर बस। डिफरेंस इन सरप्लस काउंट, दैट इज प्रॉफिट फॉर द ईयर या लॉस फॉर द ईयर, वो पहले देख लिया करो। क्लोजिंग ओपनिंग से ज्यादा है तो ऑब्वियसली प्रॉफिट हुआ है, तभी से क्लोजिंग ज्यादा है। और अगर क्लोजिंग ओपनिंग से कम है मतलब हम लॉस में है, क्योंकि जब हम एंड में पहुंचे तो हमें प्रॉफिट्स कम हो गए हमारे, तो इतने हमें लॉस हुआ है इस साल। तो हमें इस साल 50 रुपीज का प्रॉफिट हुआ है, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग। चलें आगे। अब आगे एडजस्टमेंट्स फॉर नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स, लिखो हेडिंग। सब आपको ऑलरेडी आता है, बस प्रेजेंटेशन सीखनी आता अपने। एडजस्टमेंट्स फॉर नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स। अब उसमें क्या क्या है, ट्रांसफर टू जर्नल रिजर्व, हाँ जी, ट्रांसफर टू जर्नल रिजर्व 25 30,000, 5,000। नहीं, जर्नल रिजर्व की एक एडजस्टमेंट है बेटा, 6 नंबर एडजस्टमेंट आ जाओ। अब ये देखो एग्जाम में तरीका क्या होगा, सुन लो ध्यान से। पहले आप सारी बैलेंस शीट को अच्छे से पढ़ोगे, मतलब आपके पास 5 मिनट होते हैं क्वेश्चन रीड करने के। आप पहले सुनो ध्यान से, देख रहे हो, पहले क्वेश्चन को पूरा देखोगे ध्यान से कि क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है, बैलेंस शीट में क्या गिवन है, एडजस्टमेंट्स में क्या क्या है। तो जब आप एडजस्टमेंट्स पहले से रीड कर चुके होगे तो वहां आपको एक पॉइंट नंबर 6 मिलेगा, लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी 100 वाज रिटन ऑफ टू जर्नल रिजर्व अकाउंट, जो हम फंड फ्लो में भी करते थे। ये लॉस जर्नल रिजर्व को मिला है। तो अब यहाँ पर आपका पहले प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट बनेगा। तो आ जाओ, इस पूरे पेज को छोड़ दो या इस 2 पेज को छोड़ दो, क्योंकि सेकंड पेज पे जाएगा ये क्वेश्चन आपकी कॉपी पे। तो सेकंड पेज के हाफ के बाद वर्किंग नोट स्टार्ट कर सकते हो। सेकंड पेज का हाफ छोड़ के, या पूरा सेकंड पेज छोड़ दो, थर्ड पेज से वर्किंग नोट बनाओ, फिर रिस्क नहीं होगा आपका कोई। बनाओ बेटा आप, मैं चेक करता हूँ कितना बना पाते हो। प्लांट एंड मशीनरी कौन बनाइए, आप सबको सिखाया हुआ है। ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस देखो प्लांट एंड मशीनरी के।
ओपनिंग बैलेंस देखो डेबिट साइड, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। एक लाख कहाँ से लेके आई हो? 75 सॉरी, मैंने लैंड एंड बिल्डिंग का ले लिया। हाँ, लैंड एंड बिल्डिंग ले लिया मैंने। अच्छा, मेरे पास 75,000 है ना। Sorry. ये कैसे करूँ? मेरे पास तो कुछ काम पे मेरे पल्ले भी बढ़ती है तो 11वीं 12वीं पूरी ग्रेजुएशन निकल गया अकाउंट्स में। फिर तुमने ली भी होती बिजनेस में इंटरेस्ट, मेरे सिर्फ इसी में इंटरेस्ट, थ्योरी में मेरे बिल्कुल नहीं है। अरे इंटरेस्ट था यार, मुझे मैं घुसती है पता क्यों नहीं है? इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट बट मानते क्या वो बेस नहीं क्लियर ना, तो होते नहीं है क्वेश्चंस। मेरा हमेशा थ्योरी में मैं घुसती है, मुझे ना थ्योरी मुझे याद ही नहीं होता। मेरे से मैथ्स जितना मर्जी करा लो, मेरा जब 10th का मैथ्स का बोर्ड था ना, 100% तो सब बहुत करते थे ना उस टाइम पे, और मुझे फोटोज भेज देती थी ना। 100% किया बाद में एक्चुअली 100% की थी। हम पता मैं खाना भी नहीं खाते थे उसके घर, साथ में घर में मेरे को मनीषा दोनों बहनें और मैं थी। हम तीन और एक लड़कियां रहती थी उनकी क्लास की मानसी, हम चारों ना पूरी बुक ना हमने ऐसे पी के डालती थी, जैसे घोल के पी लेते हैं ऐसे। इतना क्रेज है मैं प्रैक्टिस। बना लिया अकाउंट। यस, तो इसमें 24। मैं आपको ये दिखाता हूँ, दूसरे क्वेश्चन के थ्रू दिखाता हूँ। सेकंड क्वेश्चन जो है ना, जिसमें दूसरा पॉइंट है वेंडर वाला। ओल्ड बुक्स में कौन सा नंबर है आगे? ये नहीं कह रहा मैं चलो मैं दिखाता हूँ अभी। ये देखिए, बनाइए प्लान में चेंज अकाउंट आपने। ओपनिंग बैलेंस कितने? 75,000। और क्लोजिंग बैलेंस 85,500। उसके बाद क्या क्या इन्फॉर्मेशन गिवन है? हमने न्यू खरीदा बैंक 19,000, हम्म डेप्रिसिएशन 6,000 और जो लॉस है जनरल रिजर्व 100। ये बन गया आपका ऐसे, टू कैश या टू बैंक, मोस्टली बैंक लिखते हैं हम यहाँ। टू बैंक परचेज्ड 19,000, बाय डेप्रिसिएशन 6,000, बाय लॉस की जगह पे लिख देंगे बाय जनरल रिजर्व। नॉर्मली लॉस कहाँ जाता है? यस, नॉर्मली लॉस पीएल में जाता है, बट यहाँ अभी कहाँ गया? जनरल रिजर्व में गया। तो बाय जनरल रिजर्व काउंट, और अपने आप आंसर आ जाएगा बाय कैश बैलेंसिंग फिगर। कितना आ गया? 2400। इट मीन्स वो मशीन 2400 की सेल हुई है जिसपे 100 रुपीज का लॉस हुआ है। इट मीन्स 2500 उसकी बुक वैल्यू थी, नेट वैल्यू। ठीक है, डेप्रिसिएशन 6,000 लगेगा। अब क्योंकि यहाँ प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन काउंट नहीं है, तो डेप्रिसिएशन मशीनरी काउंट में आएगा। और ये जो 6,000 डेप्रिसिएशन होता है ना, ये क्या होता है? ये 3 चीजों का होता है, याद रखना। एक जो मशीन बेच दी उस पे कुछ एक मंथ्स का होगा, फिर जो बैलेंस रहेगी उसको बेच के, जिसको शुरू से लेकर एंड तक यूज करते हैं हम, उस पे पूरे साल का, और फिर जो नई परचेज की उस पे कुछ एक। तो ये अकाउंटिंग +1 में करते थे हम। बट अब आप मैनेजर अकाउंटिंग में हो, टॉप लेवल पे हो, तो आपको ही करके दिए। अब आपको बस ये डेप्रिसिएशन 6,000 दिया मुझे, बट ये 3 चीजों का है। यही डेप्रिसिएशन प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में शो होता है फिर। पर अब उसका अलग से अकाउंट नहीं बन रहा, तो मशीन अकाउंट में आएगा। बस ये आपका ओके हो गया। ठीक है जी, ओके हो गए। नंबर दूसरा अकाउंट बनाओ, जनरल रिजर्व अकाउंट बनाओ भाई। जनरल रिजर्व का ओपनिंग बैलेंस कितना है? 25,000। क्लोजिंग बैलेंस 30। लॉस
लॉस 100। अब ये लॉस मशीनरी काउंट में आ गया, तो लिखोगे टू मशीनरी काउंट 100 बाय प्रॉफिट एंड लॉस काउंट बैलेंस शीट फिगर 50 100। ओके, ये है जनरल अकाउंट। उसके बाद नेक्स्ट, और फिर डेप्रिसिएशन लिखेंगे ऑपरेटिंग में। हाँ जी। अब यहाँ से जो दो चीजें समझ आई हमें, जर्नलिज्म में 50 आगे समझ आ गया आपको। इसका मतलब क्या है कि 100 रुपीज का लॉस जर्नलिज्म में पे कर दिया, तो फाइनली जर्नलिज्म को 5100 पीएल से मिल गए। बात एक ही है, जैसे घर का कोई एक्सपेंस आपने पे कर दिया, बाद में पेरेंट्स से आपको पैसा वापस मिल गया, और जो आपको नॉर्मल पॉकेट मनी मिलती है 5000 की, उसमें 100 रुपीज एक्स्ट्रा डाल के मिल गए, क्योंकि आपने पीएल का लॉस खुद सफर कर लिया। ऐसे ही सिंपल है। तो जो भी लॉस जर्नलिज्म को दोगे, तो देखा जाए तो वो इनडायरेक्टली किस में जा रहा है, पीएल में जा रहा है, बट वो जर्नलिज्म के नाम से जाएगा। इसलिए अब आप आ जाओ ऊपर, वहां लिखो ट्रांसफर टू जर्नलिज्म 5100। चलो आप वहां लिखते रहना, ठीक है। एडजस्टमेंट ऑफ नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम स्टार्ट होगी। ट्रांसफर जर्नलिज्म 5100 वर्किंग नोट 2। वर्किंग नोट्स के नंबर देने बहुत जरूरी होते हैं। ट्रांसफर टू जर्नलिज्म ब्रैकेट में वर्किंग नोट 2। और आपको मशीनरी कौन सी क्या मिल रहा है, लॉस, लॉस ऑन सेल, वो तो जर्नलिज्म चला गया। और क्या मिल रहा है उसके अलावा, डेप्रिसिएशन है, सॉरी मैंने लॉस बोल दिया बाय मिस्टेक, डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन ऑन सेल नहीं करे ऑन मशीनरी, तो वो लिखो डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी कितनी अमाउंट है, 6000। 6000, ठीक है। ये तो क्वेश्चन में गिवन नहीं है, इसलिए वर्किंग नंबर लिखने की नीड नहीं है। जो चीजें वर्किंग नोट से कैलकुलेट होती है वो लिखना होता है। इसमें मशीनरी कौन सा कुछ नहीं है। अब आपने मशीन परचेज की और मशीन बेची, ये पैसा है, पैसा आ रहा है और पैसे जाते हैं, पैसे की बातें बात नहीं होंगी, जो इसकी एक्टिविटी है इन्वेस्टिंग। चलिए आगे नेक्स्ट। अब आप नेक्स्ट एडजस्टमेंट रीड करो किसकी है, डिविडेंड पेड 11500। हाँ तो वो सीधे ही आ जाएगा। यू नो ये कौन सा डिविडेंड है, इंटरिम, इंटरिम डिविडेंड पेड 11500। थर्ड पॉइंट लिख दो, इंटरिम डिविडेंड पेड 11500। नेक्स्ट, डेप्रिसिएशन ऑन लैंड एंड बिल्डिंग 5000। हाँ जी वो भी लिखिए, डेप्रिसिएशन ऑन लैंड एंड बिल्डिंग, पहले ये तो लिख दो। हाँ ये तो आने आने यहाँ पे, डेप्रिसिएशन ऑन लैंड एंड बिल्डिंग फोर्थ आइटम लिखो 5000। फिर एक लिखो इनकम टैक्स प्रोवाइडेड, फिर इन दोनों के अकाउंट बाद में बनाते हैं। इनकम टैक्स प्रोवाइडेड 16500, ये सब लिख दो। प्रोवाइडेड है ना, ये पेड हम निकाल लेंगे, ये प्रोवाइडेड है। और अगर ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस नहीं दिए होंगे तो यही पेड बन जाएगा। लिख दिए यहाँ तक, ओके है सबका। चले आगे। अब अकाउंट नंबर लैंड बिल्डिंग का, लैंड बिल्डिंग का अकाउंट क्यों बनाना है आपने, लैंड बिल्डिंग ओपनिंग बैलेंस 95000 हो गया और डेप्रिसिएशन गिवन तो बाकी फिर सेल आ जाएगा। कहाँ आएगी, 1 लाख ओपनिंग, 1 लाख ओपनिंग 95 क्लोजिंग, तो डिफरेंस कहाँ है, 5 गिवन है। हाँ ठीक तो है। बस फिर अकाउंट क्यों बनाना, नो नीड टू मेक, Right. पहले पता हमें। हाँ। 1 लाख और 95,000 का डिफरेंस है 5000, और वो डेप्रिसिएशन सिंपल, वो डेप्रिसिएशन आ जाएगा। Provision for tax. अगर अकाउंट तब बनाते अगर इसका डिफरेंस 5000 ना होकर कम या ज्यादा होता, उसके हिसाब से परचेज या सेल होती। अगर ज्यादा होता डिफरेंस तो सेल मानते, और अगर डिफरेंस कम होता तो परचेज मानते। मान लो डिफरेंस होता 3000 का, डेप्रिसिएशन लगा 5000, तो हम मानते 2000 परचेज है। या डिफरेंस 10,000 होता तो मानते कि 5000 की सेल है, फिर हम बुक वैल्यू पे सेल कर देते विदाउट लॉस प्रॉफिट। अभी इसका अकाउंट बनाने की नीड नहीं है। आगे जो इनकम टैक्स, अब इनकम टैक्स का ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस दिया, चेक करो। शॉर्ट टर्म प्रोविजन दिया होगा, करंट लायबिलिटीज में जो प्रोविजन फॉर टैक्सेशन है उसका ओपनिंग है 15, क्लोजिंग 7500। अब बनाओ जी अकाउंट नया, और थर्ड वर्किंग नोट आपका, बाय बैलेंस रोल डाउन 15,000,
क्लोजिंग बैलेंस 17,500। अब देख रहे हो जो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा उसकी फिगर्स एग्जैक्टली डबल हैं। बस एक क्वेश्चन और बना दिया, एक्चुअली वो एग्जाम में आया था, तो बुक का क्वेश्चन लेके उसका फिगर्स डबल की, फिर उसमें एक एडजस्टमेंट डाल दी वेंडर केस की, जो आज हम करेंगे। टू बैलेंस कैरी डाउन बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, क्योंकि ऑलवेज प्रोविजन का नेचर क्रेडिट होता है, इसमें इसका ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट है, क्लोजिंग बैलेंस डेबिट है। 14,000 पेड आ अब टैक्स प्रोवाइडेड बाय, 16,500 हाँ बाय पीएल लिखना, अब लिखना बाय स्टेटमेंट ऑफ पीएल अकाउंट, स्टेटमेंट ऑफ पीएल सॉरी, बाय स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, बाय स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, प्रोविजन मेड, ये मेड है, प्रोवाइडेड है, कितनी अमाउंट 16,500 हाँ, यहाँ आपको मिलेगी डबल फिगर। ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन होगा। अब बैलेंस फिगर आ गई टैक्स पेड 14,000। अभी टैक्स पेड बाद में काम आएगा, अभी नहीं आएगा, ऑपरेटिंग के एंड में काम आएगा। चले आगे। यस बेटा, अब आप चलते हैं आगे। डिविडेंड डेप्रिसिएशन मशीनरी एडजस्टमेंट सर होगा, बस अब हमें परफॉर्मा में रहने। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस। तो देखो कहाँ तक पहुंच गए आप। देखो डिविडेंड पेड 11,500 आ गया, डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन प्लांट लैंड एंड बिल्डिंग ऑन मशीनरी, टैक्स प्रोवाइडेड जो क्वेश्चन गिवन था, पेड आपने निकाली है जनरल 5100, डिफरेंस 50 रुपीज, टोटल कर दो, ये आपका आंसर आ गया 44,150। ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस 44,150, ठीक है। अब इसके बाद आपको पता है ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट आया था जब, तो हम वर्किंग चेंजेस लगाते हैं इस पे। तो नेक्स्ट लिखो एडजस्टमेंट्स फॉर चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल। ये तो वर्किंग कैपिटल लिख दो या करंट एसेट्स करंट लायबिलिटी लिख सकते। एडजस्टमेंट्स फॉर चेंजेस इन करंट एसेट्स एंड लायबिलिटीज, ये हेडिंग लिख दो, फिर उसमें सीधा इंक्रीज डिक्रीज लिख सकते हो। अब आपको सिखाया हुआ है, देखो करंट एसेट्स में कौन सी इंक्रीज डिक्रीज हो रही है, दोनों डिक्रीज हो रही है। हाँ लिखो, और अपने साथ सोचो प्लस माइनस, बैलेंस शीट में आ रही है ना। चेक करो बेटा।
ये हो गया। यस डिक्रीज इन सन्डे क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स अब कम हो रहे हैं तो हम पे कर रहे हैं, उसको ब्रैकेट में लिख दो 7400। डिक्रीज इन स्टॉक, स्टॉक सेल हो रहे हैं, पैसा आ रहा है 13000 पॉजिटिव। डिक्रीज इन डेटर्स, पैसा आ रहा है 1700 पॉजिटिव। ठीक है, ये सब करने के बाद आपका आंसर आएगा 57650। आ गया 57650 तक पहुंच गए सब लोग। अब इसको लिखो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, लेकिन नेट नहीं है। नेट कब आएगा? इनकम टैक्स पेड, जब टैक्स पेड माइनस करोगे और टैक्स रिफंड ऐड करोगे। अब टैक्स रिफंड का पॉइंट तो है नहीं कोई, अगर होता तो पहले वो माइनस होता, पहले टैक्स रिफंड माइनस होता एज ए इनकम, नॉन ऑपरेटिंग इनकम, और यहाँ प्लस होता, लेकिन वो नहीं है और उसको ऑलवेज याद रखना है। तो जब आपका आंसर आ जाएगा 57650, तो वहां माइनस कर देना है इनकम टैक्स पेड जो आपने कैलकुलेट किया है अकाउंट में से 14,000। वर्किंग ऑन नंबर 3 है वो, तो वर्किंग ऑन 3 लिख दो ब्रैकेट में, 14,000 माइनस कर दो 43650। हाँ, तो जो आंसर आएगा वो बता दो। हाँ जी, 14,000 माइनस करके कितना आंसर आएगा? 43650। हाँ जी, ठीक है। अब ये आंसर आ गया नेट, ये आपका फाइनल आंसर है। नेट कैश फ्लो फ्रॉम, हाँ फ्लो लिखना रहेगा यहाँ पे, नेट कैश फ्लो फ्रॉम, ये इनफ्लोज है आपका, ये इनफ्लो है क्योंकि पॉजिटिव आंसर आ रहा है, ये जाएगा आउटर कॉलम में। आउटर कॉलम ऑलवेज आंसर्स के लिए है, तीनों एक्टिविटीज के आंसर आएंगे वहां। तो पहला आंसर आपका आ चुका है, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज ओवर। ये डायरेक्ट मेथड और इनडायरेक्ट मेथड दोनों से आता है, यहीं तक है डायरेक्ट इनडायरेक्ट। नंबर 2 आ जाओ, हेडिंग लिखो कैश फ्लोज फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। उसमें 3 चीजें हैं ऑलरेडी, अगर आपने लिख ली हैं। परचेज ऑफ मशीनरी, हमने मशीनरी परचेज की थी। परचेज ऑफ मशीनरी 19,000 माइनस में, ये आपने मशीनरी अकाउंट में कैलकुलेट किया था। परचेज ऑफ गुडविल या परचेज मशीनरी, सॉरी क्वेश्चन में गिवन थी 19,000। परचेज ऑफ गुडविल वो भी हम बात करते हैं। सेल ऑफ मशीनरी वर्किंग नंबर 1 बना था आपका, 2400 वहां से बैलेंस भी कराई थी, तो भी उससे 2 ही लिखो। परचेज ऑफ मशीनरी 19,000 माइनस में, सेल ऑफ मशीनरी 2400 पॉजिटिव। अब जो तीसरा पॉइंट है, अब हम जब एडजस्टमेंट्स के बाद बैलेंस शीट में आते हैं, वहां बैलेंस शीट में, क्योंकि अभी हम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज कर रहे हैं, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज का लिंक किसके साथ है? नॉन करंट एसेट्स के साथ। तो नॉन करंट एसेट्स में क्या क्या गिवन है? लैंड एंड बिल्डिंग, उसका अकाउंट बन चुका, हमने देख लिया कि डेप्रिसिएशन है, सिर्फ अकाउंट बनाने की नीड नहीं है। मशीनरी अकाउंट से सेल परचेज आ गई है। गुडविल 0 से 1500 हो रही है। अब स्टूडेंट राइट ऑफ बोल देते हैं, फिर वो भूल जाते हैं कि ओपनिंग कहाँ है। ओपनिंग 0 है, सर्कल लगा लेना, ईगो मत रहना, एक ही और मौका मिलेगा आपको लाइफ में ये पेपर देने का, बाद में हमेशा याद रहता है कि मैंने सर्कल लगाया नहीं था। 0 से 1500 परचेज, परचेज ऑफ गुडविल, परचेज ऑफ गुडविल आउटफ्लो 1500 आउटफ्लो। तो 2 एसेट्स परचेज की, एक बेची है। फाइनली आंसर आ गया 18,100 नेगेटिव। ये कैश फ्लोज नहीं है, ये यूज्ड है।
आउटफ्लो है, आउटफ्लो को यूज बोल देते हैं। नेट कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। नेट कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। थर्ड आंसर लिखो, थर्ड हेडिंग लिखो, कैश फ्लोज फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। इश्यू, अब आप इसके लिए देखो, फाइनेंसिंग एक्टिविटी लिंक दो चीजों के साथ है, शेयर होल्डर्स फंड या शेयर कैपिटल कह लो, और दूसरा नॉन करंट लायबिलिटीज। तो अब इसमें ऊपर आ जाओ बिल्कुल बैलेंस शीट में, हेडिंग में शेयर कैपिटल इंक्रीज हो रही है। इशू ऑफ शेयर हाँ, कैपिटल। बहुत इजी लगेगा आपको इस लेवल पे ये चैप्टर। अगर हम पहले कैश फ्लो करते तो फिर आपके लिए वो मेन होता, तो फंड फ्लो इजी लगता। इश्यू ऑफ शेयर कैपिटल 25,000 पॉजिटिव। देन जनरल रिजर्व यूज हो चुका, 5,000 की जगह पे 5,100 आ चुके अकाउंट में से बैलेंस। सरप्लस का डिफरेंस हम ऑलरेडी ऊपर लेके चल रहे हैं, तो इट इज यहाँ पे सिर्फ एक ही चीज होगी कि फिक्स हो जाएगा, 3-4 क्वेश्चन करके आपको पता होगा कि शेयर कैपिटल या प्रेफरेंस शेयर कैपिटल या इक्विटी वही चीज होनी है बस यहाँ पे। उसके बाद नॉन करंट लायबिलिटीज में ज्यादा से ज्यादा डिवेंचर होता है, बैंक लोन होता है। तो टर्म लोन हमारा डिक्रीज हो रहा है, 35 से 0 हो रहा है, तो हमने हाँ पे किया होगा, पेमेंट ऑफ बैंक लोन लिख दो 35,000 माइनस में। फिर उसके बाद अब ये तो आपको मिल गया बैलेंस शीट से। अब एडजस्टमेंट जो आपने पास किए हैं देखो, उसमें आपको पता है डिविडेंड पेड फाइनेंसिंग एक्टिविटी है, वहां लिख दो डिविडेंड पेड माइनस में, डिविडेंड पेड माइनस में 11,500। आंसर आ गया नेट कैश यूज्ड, क्योंकि ये भी माइनस में है, नेट कैश यूज्ड इन फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। ओके, अब आपके पास 3 आंसर आ गए देखो। नाउ लिसन, एक पॉजिटिव आंसर है, 2 नेगेटिव आंसर हैं, तो 43,650 में से दोनों चीजें माइनस कर दो, 18,100 और 21,500, तो आंसर आ जाएगा 4050। ये आपका नेट इंक्रीज है किसमें, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में कैश इन हैंड कैश एट बैंक आते हैं, तो उसमें ये नेट चेंज है हमारा। इट मींस हमारा ये कैश बुक जैसा होता है ना, कैश बुक के ओपनिंग बैलेंस में ही अगर हम इंक्रीज ऐड करते हैं तो क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा। तो ये आपका अभी इंक्रीज वाला पार्ट आया है, ये माइनस में भी आ सकता है 4050, डिक्रीज हो जाएगा, तो बोलेंगे नेट डिक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। तो ये लाइन फिक्स है, नेट इंक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। अब इसमें अगर हम कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का ओपनिंग बैलेंस ऐड कर दें, तो आपको पता है मैंने बताया था शुरू में करंट एसेट्स में कैश इन हैंड कैश एट बैंक और तीसरा मार्केटेबल सिक्योरिटीज, इन तीनों को छोड़ देना है, उसे यहाँ यूज करना है, उसका तीनों का ओपनिंग बैलेंस यहाँ ऐड करना है। कौन कौन सी है, कैश इन हैंड कैश एट बैंक मार्केटेबल सिक्योरिटीज, जिसको हम शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट के कहते हैं। तीनों को करंट एसेट्स में यूज नहीं करना, वर्किंग कैपिटल चेंजेस में यूज नहीं करना, तीनों के ओपनिंग बैलेंस को ऐड कर देना है, क्लोजिंग आ जाएगा। अब ये 4300 आपको दिए हुए हैं क्वेश्चन में, तो आंसर भी दिए होते हैं। ये है, तो ये मैंने लास्ट क्लास में ऑनलाइन क्लास रखी थी आपकी, ये बहुत इजी क्वेश्चन था, आपको वहां भी समझ आया था। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस आ गया 4300। ठीक है, अब इसके साथ के क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर ये बताया था 37, 37, 37 में आ जाओ। एग्जैक्टली यही क्वेश्चन है, उसकी फिगर्स डबल होंगी और एक वेंडर के से एक्स्ट्रा डाल दिया होगा। हाँ जी देखिए,
ओल्ड बुक्स में 23 क्वेश्चन होगा, सेम एडजस्टमेंट मिलेंगे आपको इतनी ही 6-7। अब देखो आपको एग्जैक्टली सेम मिल रहा है क्वेश्चन, कैश फ्लो स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड 30 दिसंबर, या मार्च हो जाएगा, वहां 50 था यहाँ 100 हो गया, अपनी कॉपी पे मैच कर लो, बिल्कुल डिटो मिलेगा आपको। 50 का 100, 11,500 का 23,000, डबल हो गया। उसका डेप्रिसिएशन ऑन लैंड बिल्डिंग 5 का 10, डेप्रिसिएशन 6 का 12, प्रोविजन टैक्सेशन 16,500 का डबल 33,000, ट्रांसफर जनरल 1,500 का डबल 10,200। मीन सेम क्वेश्चन है। अब सर नया क्या है वो पढ़ते हैं। नया है सेकंड एडजस्टमेंट। आपने फंड फ्लो में क्वेश्चन बहुत अच्छे से किया हुआ है। एसेट्स ऑफ अनदर कंपनी वर परचेज्ड फॉर ए कंसिडरेशन ऑफ 50,000 पेबल इन शेयर्स। आगे आपने एंट्री भी लिखवाई थी। हाँ, तो इसकी एंट्री बनती है स्टॉक अकाउंट डेबिट 20,000, मशीनरी अकाउंट डेबिट 25,000, डिफरेंस इज गुडविल डेबिट टू वेंडर 50,000 या टू शेयर कैपिटल 50,000। तो हमने 50,000 के शेयर्स इशू किए हैं जिसमें 20,000 का स्टॉक मिला है, 25,000 की मशीनरी मिली है और 5,000 की गुडविल होगी। अब आपको सिर्फ ये समझना है, देखो ध्यान से, अब ये क्वेश्चन आपको होमवर्क में करने हैं। एक मैंने क्लास वर्क में करा दिया, ये होमवर्क में रहेगा। बस जब आप इस क्वेश्चन को घर पे करोगे होमवर्क में, ये देखो बेटा, आपको ये पॉइंट एक्स्ट्रा समझना है जो फंड फ्लो में समझाया था मैंने, कि अगर आप वेंडर से स्टॉक खरीदते हो तो स्टॉक तो कैश बन जाएगा, मशीनरी कैश नहीं बनेगी। मशीनरी तो एक ब्लॉक है पैसा। जैसे मान लो मैंने फर्नीचर और टेबल्स परचेज किए, एसी परचेज किया, ये कभी कैश नहीं बनेगा जब तक मैं बेचता नहीं। बट जो स्टॉक है, जैसे आप लोगों को बुक्स परचेज करनी है तो मैं बोल सकता हूँ ना कि सैम6 की बुक्स मेरे से परचेज करना, आई विल गिव यू, तो मेरे को तो कैश मिल ही जाना है। स्टूडेंट्स यहाँ से परचेज कर लेंगे, जैसे आप कॉलेज की शॉप से परचेज कर लेते हो। तो स्टॉक किसी भी बिजनेस के लिए मुश्किल नहीं है बेचना, क्योंकि वो तो उनका ट्रेडिंग के पार्ट है। तो इसमें जो स्टॉक आया होगा वो कैश में कन्वर्ट हो गया होगा, है ना। परचेज स्टॉक अगेंस्ट इशू शेयर्स। अब यहाँ देखो शेयर्स तो नॉन कैश है, शेयर्स के लिए लिखा है ये नॉन कैश, शेयर्स तो नॉन कैश है, बट तो बदले में क्या आया, स्टॉक, जिससे हमारा कैश आया होगा और वो हमारे प्रॉफिट्स में ऐड हो गया होगा। तो इट मींस आप कह लो कि स्टॉक के आने से इस तरह से हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट बढ़ता है। गया तो कुछ भी नहीं, जिस चीज का मैं बिजनेस कर रहा हूँ उसमें मुझे एक तरह से स्टॉक मिल गया फ्री में, उसको बेच दिया होगा जिसकी कॉस्ट मेरे लिए जीरो है, क्योंकि मैंने तो उसको बदले में क्या दिए, शेयर्स दिए। तो इट मींस ये मेरे ऑपरेटिंग प्रॉफिट को बढ़ाएगा। तो अगर आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट जितना भी आना चाहिए उसमें 20,000 ऐड हो जाएंगे। यही चीज फंड फ्लो में क्या की थी आपने, अगर याद हो, हमने सोर्स साइड लिया था, इशू ऑफ शेयर्स अगेंस्ट स्टॉक, तो उससे हमारा सोर्स बढ़ गया था। ये भी सोर्स है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट का पार्ट बन गया ये। तो 20,000 बेसिकली ऐड होने हैं। ये किसके साथ करने हैं, अगर डेटर्स हो, स्टॉक हो, करंट एसेट्स में कुछ आ रहा है, और उसके बदले में क्या इशू किया हमने, शेयर कैपिटल। तो शेयर कैपिटल नॉन कैश है, मींस हमें पेमेंट नहीं करनी पड़ेगी। कंपनी के लिए जैसे हम किसी को दुआएं देते हैं, हमारे लिए बहुत ईजी होता है दुआएं देना, कंपनी के लिए बहुत ईजी है शेयर इशू करना, फ्री के तो है, इशू कर दिए। तो इसलिए कंपनी ने स्टॉक परचेज किया किसी से और बदले में कैश ना देकर शेयर दे दिए, तो जब वो स्टॉक मेरे बिजनेस में आएगा तो सेल हो जाएगा, सेल होने से मेरा प्रॉफिट बढ़ जाएगा। तो ये भी ऑपरेटिंग प्रॉफिट का पार्ट है, इसे यही लेना है, परचेज स्टॉक अगेंस्ट इशू शेयर। फंड फ्लो में ये सोर्स साइड आएगा, यहाँ यहाँ आएगा, इससे हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट 20,000 ज्यादा आ रहा है, बस ये सिखाना था। अब साथ में और भी तो आ रहा है, साथ में और क्या आ रहा है, मशीनरी, वो सेल नहीं होगी, उसे बेचना हमारा बिजनेस नहीं है, वो तो हमारे पास रहेगी। गुडविल हमारे पास रहेगी। दैट्स वाई अगर आप कोई नॉन करंट एसेट खरीद रहे हो उससे हमारा बैलेंस इंक्रीज नहीं होने वाला। ठीक है, क्लियर, ठीक है जी। तो बस ये पॉइंट ऐड कर देना, भूल जाओगे तो देख लेना दोबारा। ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल आ जाएगा। फिर उसके बाद वही सेम पॉइंट है, स्टॉक डेटर और सन्ड्री क्रेडिटर्स होंगे, इनमें से एक गलत लिखा है यहाँ पे, ठीक है, एक क्रेडिटर्स होंगे, सन्ड्री क्रेडिटर्स होंगे शायद ये वाले,
उसके बाद फिर इनकम टैक्स पेड आ जाएगा, देन सेम सब कुछ है। अब परचेज ऑफ मशीनरी, अब यहाँ पर एक पॉइंट चेंज हो जाएगा। अभी आपने अकाउंट बनाया था, ये आपके सामने बनाए हुए अभी भी। प्रीवियस अकाउंट और इस अकाउंट में क्या डिफरेंस है, यहाँ मशीनरी हमने कैश के साथ साथ शेयर्स के अगेंस्ट भी परचेज की है, जो कि नॉन कैश आइटम है। तो मशीनरी अकाउंट में आ जाएगा टू शेयर कैपिटल, क्योंकि 25,000 की मशीनरी आपने शेयर्स देके परचेज की है, इससे कुछ कैश आउटफ्लो नहीं हुआ, इसलिए ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में नहीं आना। इसकी दो प्लेसमेंट्स हैं, एक शेयर कैपिटल अकाउंट में और एक मशीनरी अकाउंट में। मशीनरी अकाउंट लिखेंगे टू शेयर कैपिटल और शेयर कैपिटल अकाउंट में बाय मशीनरी। तो शेयर कैपिटल अकाउंट में आ जाओ। लास्ट क्वेश्चन में हमने शेयर कैपिटल अकाउंट नहीं बनाया था, क्योंकि वहां जो डिफरेंस था वो कैश ही था। पर यहाँ पहले ओपनिंग बैलेंस लिखेंगे हम, क्योंकि नेचर क्रेडिट होती है शेयर कैपिटल की भी। जो आइटम भी लायबिलिटी साइड पे दी होगी वो क्रेडिट है। तो बाय बैलेंस रो डाउन 2 लाख, टू बैलेंस कैरी डाउन 250, जिसमें 25,000 मशीनरी के अगेंस्ट आया है, स्टॉक के अगेंस्ट है, और 5,000 गुडविल के अगेंस्ट है। पूरा 50 का 50 कवर हो गया, जिसमें ये जो है 20,000 ये करंट एसेट क्रिएट हुई है, जो पक्का आपके ऑपरेटिंग प्रॉफिट को बढ़ाएगी, इसलिए हमने ऑपरेटिंग प्रॉफिट में दिखा दिया उसको। बाकी इट मींस इस क्वेश्चन में हमने इश्यू ऑफ शेयर्स फॉर कैश नहीं किए, शेयर्स कैश में इशू नहीं हुए, स्टॉक के अगेंस्ट हुए हैं वो इनडायरेक्टली कैश बन जाएगा, इसलिए उसको हमने ऑपरेटिंग प्रॉफिट लिख दिया, उससे हमारा कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी बढ़ गया। अब अगर मैं यहाँ पे 250 को 260 कर दूं, जैसे मैं 260 करूंगा यहाँ पर बैलेंस फिगर आ जाएगी, वो बाय बैंक आ गया कि इश्यू शेयर फॉर कैश। कि अगर मैं मान लो वहां पे क्वेश्चन में 260 कर दूं, अभी तो क्या ना एग्जैक्टली 50,000 का डिफरेंस है, और हमें पता है कि 50,000 हमने वेंडर को इशू किए हैं। पर अगर यहाँ 260 आ जाए तो ऑब्वियसली यहाँ पे बैलेंस फिगर गुडविल नहीं होगी, ठीक है ना, फिर ये वाली बैलेंस फिगर बन जाएगी। तो उस टाइम गुडविल दिया होगा, कोई दिक्कत नहीं, फिर क्वेश्चन में दिया होगा, उसमें क्या 50,000 का डिटेल दी होगी कि 5,000 की गुडविल, मशीनरी और स्टॉक, फिर बैलेंस फिगर ये आएगी, ये आपकी फाइनेंसिंग एक्टिविटी बन जाएगी। जब फाइनेंसिंग एक्टिविटी लिखेंगे इश्यू ऑफ शेयर्स तब आएगा 10,000, बाकी ये 50,000 तो हमारे नॉन कैश ही है, इसलिए इस क्वेश्चन में आप शेयर कैपिटल अकाउंट ना भी बनाओ तो भी चलेगा, अब ये नहीं बनाएंगे तो भी चलेगा, क्योंकि 50,000 का डिफरेंस है, पर प्रेजेंटेशन में दिखाना चाहिए क्योंकि टीचर डायरेक्शन करते हैं। वैसे बोल रहा हूँ कि उसका नीड नहीं है, कुछ रिजल्ट नहीं आया, क्योंकि 50,000 रुपए की डिटेल हमारे पास है। आप कह लो कि जनरल एंट्री पास करना या ये अकाउंट बनाना सब्स्टिट्यूट हो गया, क्योंकि इससे समझ आ गया कि गुडविल कैसे है। अगर आप जनरल एंट्री पास कर दोगे फिर इस अकाउंट को बनाने की नीड नहीं है, पर कहीं ना कहीं तो दिखाना पड़ेगा कि गुडविल कैसे आई, तो गुडविल ऐसे आ गई, डिफरेंस 50,000 है और आइटम्स 45 के आई हैं, इट मीन आपने वेंडर को 5,000 रुपए एक्स्ट्रा दिए हैं उसकी गुडविल के, कि उसकी मशीन की स्टॉक की गुडविल है या उसका नाम परचेज किया होगा आपने, तो ये हो गया गुडविल। ठीक है जी, ये चेंज आया। मशीनरी अकाउंट में 2 शेयर कैपिटल हो गया 25,000, लेकिन हमारा वहां शो होना है 8,000 है सिर्फ, जो एक्चुअल कैश में खरीदी आपने मशीनरी, वो क्वेश्चन में गिवन नहीं है, मशीन परचेज फॉर कैश। तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से ये आने, फिर सेल आनी है, तो आपने खुद निकाल लीजिए, वही सेम, परचेज ऑफ मशीन 8,000, सेल ऑफ मशीन 1,800। लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट बनाने की नीड नहीं है, टैक्स अकाउंट बनेगा, जनरल अकाउंट बनेगा, गुडविल अकाउंट बनाने की भी नीड नहीं है, क्योंकि बैलेंस शीट में गुडविल 5,000 से इंक्रीज हो रही है, और वो 5,000 में पता है शेयर कैपिटल के अगेंस्ट है, हमने गुडविल को कैश में परचेज नहीं किया, जबकि लास्ट क्वेश्चन में हमने गुडविल को परचेज माने 1,500 रुपए, इस क्वेश्चन में नहीं है, बस वही डिफरेंस आ जाएगा। तो आप इस क्वेश्चन करेंगे जब, तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में जाएंगे आप, वहां पर लिखोगे परचेज ऑफ मशीनरी 8,000 माइनस सेल ऑफ मशीनरी 1,800 प्लस, बस 2 आइटम्स आएंगी, गुडविल का पॉइंट यहाँ नहीं आएगा। फिर उसके बाद डिविडेंड पेड, रीपेमेंट ऑफ बैंक लोन आ जाएगा, इशू शेयर कैपिटल नहीं है, क्योंकि यहाँ शेयर कैपिटल कैश में इशू नहीं हुई। अगर वो 260 करता तो 10,000 आता, तो तब आता अगर डिफरेंस ज्यादा होता। अब तो डिफरेंस है ही 50,000, जिसको हम समझ चुके हैं कि 3 आइटम्स आई हैं उसके अगेंस्ट, बस आपका 3 आंसर आ जाएंगे, इन 3 आंसर्स का एक आंसर आ जाएगा,
ओपनिंग बैलेंस ऐड करो, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा। ठीक है जी, ये अब आप नोट करो होमवर्क, कितने क्वेश्चन कर सकते हो। कम देना, हमारा कल एमएससी है, सबके तो 2 हैं। ठीक है, मैं टिक करा देता हूँ, जितने करने कर लेना। 18th 19 20, जिसमें से 20 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट करोगे। 18 19 20 3 क्वेश्चन कर सकते हो, बट 20th ही करना है। 18 19 तो इजी है, वो ऑप्शनल दे दिया मैंने, ऑप्शन है, आपकी मर्जी है करना है या नहीं करना। 20th कंपल्सरी करके लाना है। 21 22 23, जिसमें 23 करके लाना है। तो मैंने अभी तक 2 ही क्वेश्चन दिए हैं, टिक करवा रहा हूँ, करने हो सारे कर लेना, जिसका टाइम है वो उस हिसाब से सारे कर लेगा। 24th क्रॉस कर दो, ऐसे ही है, कुछ है तो नहीं उसमें। ट्वेंटी फाइव अगर आपको याद हो, हमने फंड फ्लो में भी कई क्वेश्चन किया था जिसमें प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन बाहर दिए हुए थे, फिर हम उसको अंदर लेके गए थे। तो ये क्लास वर्क में करवा दूंगा, इसमें CW लिख दो। CW का मतलब आप नेक्स्ट क्लास में याद करवाओगे मुझे कि कौन कौन से करवाने मैंने। पहले आपके इस होमवर्क में से डाउट्स होंगे। 26 क्लास वर्क है, 27 क्लास वर्क है, 28 होमवर्क में मैंने करवा दिया अभी आपको, मैंने ये करवा दिया अभी आपको। उसके बाद आप 20, नहीं नहीं, उसके बाद वो भी क्लास वर्क है 29 भी। देन 31 करोगे होमवर्क में, ये करके लाना है 31 30, ये सब क्लास वर्क में चल रहे हैं। वो मैं एक क्वेश्चन कराऊंगा ना, फिर सारे हो जाएंगे आपसे। ये वो क्वेश्चन है जिसमें PL और बैलेंस शीट दोनों दी होती है, हमने फंड फ्लो में किया था लास्ट में। बस अभी ज़्यादा टिक नहीं कराते, एक आपको 37 करने हैं होमवर्क में, दैट्स ऑल। तो टिक 10 क्वेश्चन कर लिए ऑलमोस्ट, करने 4 ही हैं उसमें से, बाकी आपकी चॉइस है। जब ये 4 हो जाएंगे तो बाकी तो हो ही जाएंगे। ओके, क्लास ओवर कर रहा हूँ।